नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 27 जनवरी है। सीटेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे, अतः आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अलावा उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों पेपर कह सकते हैं मॉडरेट था। पेपर इजी नहीं था, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि पेपर इजी नहीं था, ठीक, मॉडरेट था। और जो टफ था संस्कृत टफ था। संस्कृत दोस्तों इसमें टफ था। और देखिए सीडीपी इजी आ रही, हर शिफ्ट में ये इजी आ रही, तो आप इसकी टेंशन ना लें। आपको जो मतलब ध्यान देना है संस्कृत पर देना है। यानी इसके पैसे टफ आए थे तो आप उनको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, उनसे आपको सहायता मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें मैथ की, साइंस की, तो ये नॉर्मल ही आए थे। और एसएसटी भी ठीक ठाक आई थी, यानी मतलब ये टफ नहीं आए थे। यानी थोड़ा सा कह सकते हो कि कुछ एक दो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड थे, ठीक है, बस यही था। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। देखिए सीडीपी में तो हम डेली बताते हैं, लेकिन फिर भी हमने लिख रखा है। जीन प्याजे हो गए, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, सतत व्यापक मूल्यांकन, इससे प्रश्न पूछा गया। मैथ में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पूछा गया था। आपको पता ना, पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण स्क्वायर हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार स्क्वायर, ये होता नहीं है। आपको अब मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ बच्चों ने बताया कि आप दो ऑप्शन सेम मैच कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय के, तो गलत था वो आंसर। साधारण व्यास से क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रवृद्धि व्यास से, प्रतिशत से, आयत से, वर्ग से भी पूछा गया, घन घनाभ से, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया, अर्धगोला से, त्रिभुज और वैन हीले का सिद्धांत। ये देखिए ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं, इन्होंने 5 चरण बताए थे, तो इससे देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता ही, हमने इसके बारे में अच्छे से बता रखा है, इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाँ, अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस में ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा था। अब इसका डिटेल बताते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह की चीज़ें। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के कारण जीवन संभव है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए जब ज़्यादा मात्रा पर ग्रीन हाउस गैसें मतलब जो होती हैं दोस्तों, तब ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन जो होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उस ये ग्रीन हाउस गैस उसके तहत जो है प्रभाव डालती हैं। यानी इन्हीं के वजह से जो आपका वैश्विक तापन होने लगता है, इन्हीं की वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। अब देखिए इसके बारे में हम आपको बताएं अगर दोस्तों, सूर्य से आने वाली विकिरण हाई एनर्जी और लघु तरंग दैर्ध्य की होती है, जो पृथ्वी से परिवर्तित होकर के लंबी तरंग दैर्ध्य की हो जाती है। इन लंबी तरंग दैर्ध्य का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ग्रीन हाउस कुछ गैसें होती हैं, तो पृथ्वी का जो क्या होता है कि जो वहाँ से किरणें आती हैं सूर्य से पृथ्वी में, ठीक, और जब ये वापस जाती हैं तो कुछ को ये अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में गैसें हो जाती हैं तो यहाँ के ताप को ऊपर नहीं जाने देती हैं, एक लेयर बना लेती हैं ऊपर, जिसके कारण से यहाँ वैश्विक तपन जैसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते हैं, उससे मतलब जो है जब ज़्यादा पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं बर्फ़, और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व को नुकसान पहुंचेगा। तो ये इससे संबंधित तथ्य है। और अगर दोस्तों ये कुछ भाग को अवशोषित ना करे तो यहाँ का तापमान, पृथ्वी का तापमान -18 ठीक डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, अवशोषित ना करे अगर भाग, तो इसलिए इसमें जीवन भी संभव है। ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ नुकसानदायक होती है, आपको पता ही है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आपकी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, हो गई मीथेन, हो गई नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प और सीएफसी ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है दोस्तों। जो सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है आपकी जलवाष्प है दोस्तों,
इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, और फिर इसके बाद CFC और ओजोन लास्ट में आती है। ये गैसें हैं दोस्तों। इनके बारे में अगर हम बताएं, आपके एग्जाम में प्रश्न इनसे कभी कभी पूछा जाता है। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपको पता होगा, जो पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, 21% सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 करके है, ठीक है, 0.3। ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर इसकी मौजूदगी इतनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से आपको पता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ज़्यादातर ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, पेट्रोलियम, ठोस ईंधन जैसे हो गए कुछ, तो उनसे जो है ये मतलब निकलती है। पेड़ पौधे लकड़ियों के जलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मीथेन अगर बात करें तो तेल प्राकृतिक गैस में मीथेन पाई जाती है, CNG में मीथेन पाई जाती है, आपको पता ही होगा। कोयले से हो गए, धान के खेत, आर्द्र भूमियाँ जितनी होती हैं, लगभग 70% आर्द्र भूमियों पर मीथेन पाई जाती है। मवेशियों, जब मवेशी पगुराते हैं नहीं है, तब वहाँ से भी निकलती है। और अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों, उनसे भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, ये एक तरह की हंसाने वाली गैस है दोस्तों। ये अज्वलनशील है, ये जलती नहीं है, तो ये लाफिंग गैस इसको है। उर्वरकों में पाई जाती है ये, जानवरों के कचरों में जीवाश्म ईंधन से ये निकलती है। जलवाष्प तो आप जानते ही हो। CFC आपकी दोस्तों ये उसमें जो जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आपकी रेफ्रिजरेटर हो गई, तो उसमें CFC होती है। और CFC में दोस्तों क्लोरीन गैस होती है, आपको पता होगा। क्लोरीन गैस जो आपकी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसी में क्लोरीन गैस पाई जाती है। और ओजोन तो आपको पता ही है। ओके दोस्तों, जो आपकी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाँ आपको ट्रिक बताते हैं इसको याद करने की। ओ मीना, ठीक है, कल काजल लगाना, या मीना का जलवा, आप ऐसे भी याद रखते हो। मी से जो मतलब मीथेन हो गई, और ना से नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, अक्का से आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और जा से जलवाष्प, और वाह मतलब जलवा, वो आ आता है ना लास्ट में, तो आ से क्या हो जाता है आपका ओजोन, ठीक है ना। ओजोन आप इसको मतलब ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो ओ मीना, ओ से ओजोन हो गया, आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में, अम्ल से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हर बार अम्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अम्ल से क्वेश्चन पूछा गया है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। खाने में जैसे कि आपके खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडा में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, गेहूँ में भी। इसके बाद दोस्तों नींबू संतरा में आपका जो अम्ल पाया जाता है सिट्रिक, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, या जिनमें रसा होता है वो सिट्रिक होते हैं, ठीक है, सिट्रिक अम्ल उनमें पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे रसेदार जो मतलब आपके फल होते हैं, तो उनमें दोस्तों आपके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। इसके पश्चात इसके उपयोग देखें दोस्तों अगर, तो ये Cl आपके एक जो अम्ल होता है, ठीक है, एक Cl होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो दोस्तों ये खाना पचाने में मदद करता है। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों सोना चांदी के शुद्धिकरण प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। और कपड़े में धब्बे हटाने का काम ऑक्जेलिक अम्ल करता है। और लोहे को जब लोहे में जंग लग जाती है तो जस्ता लगाया जाता है ना, जिसे गलवेनीकरण जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों जब लोहे में जंग लग जाती है, जस्ता लगाते हैं, उस टाइम लोहे को साफ़ किया जाता है। तो उसमें आपका H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, और HNO3 ये मतलब जो है इसमें इससे लगा करके साफ़ किया जाता है। तो ये अम्ल की बात होगी। अम्ल से यही क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं से संबंधित। और धातु अधातु जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातु अधातु की बात करें दोस्तों, तो ये ऊष्मा विद्युत की कुछ चालक होती हैं, यानी इनमें ऊष्मा और विद्युत चल नहीं सकती है। ग्रेफाइट अपवाद है, इसमें आप मतलब ऊष्मा और विद्युत दोनों चल सकती हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है जो मतलब इसके अपवाद है। अगर धातुओं की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं। ये चमकदार होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, भंगुर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक ट्रिक बताएं धातु को याद करने की, तो लास्ट में यम लगा रहता है, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है,
और पारा को छोड़ करके ये धातुएं ज़्यादातर ठोस होती हैं। ऊष्मा की जो सुचालक होती हैं दोस्तों, ये धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे चांदी सर्वश्रेष्ठ होता है, चांदी के बाद तांबा होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, सबसे भारी होती है ओसियम, देखिए सब में एम लगा है ना, तो ये धातुएं हो गई। और इसके बाद सबसे कठोर होती है आपकी क्रोमियम, ये भी आपको याद रखना। धातुओं की बात हो रही है, ओके। इसके बाद यकृत से क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी यकृत से संबंधित की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको पता होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का स्राव करती है, अमोनिया को यूरिया में बदल देती है, और वसा को पचाने में सहायक होती है। और जो आरबीसी मतलब मर जाती है ना दोस्तों, तो उनको ये नष्ट कर देती है, यकृत ही नष्ट करता है। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन होता है, आपको पता है ना। आरबीसी रेड ब्लड करप्लेस होता है ना, आपको पता होगा। जो रक्त होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, और एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, इससे भी आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। और मैग्नीशियम से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो मैग्नीशियम आपकी जो क्लोरोफिल होती है ना, क्लोरोफिल, ठीक है ना, पत्तियों में जो पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, तो इसमें आपको मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, फाइब्रिनोजिन और हिपैरिन नामक प्रोटीन भी इसमें पाई जाती हैं, उत्पादन करता है इसमें ये। और दोस्तों जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है, रक्त का थक्का बनाती है, हिपैरिन रक्त को जमने से रोकता है। ग्लाइकोजन को दोस्तों ये ग्लूकोज में परिवर्तित करता है यकृत। और जहर की पहचान, जब व्यक्ति मर जाता है जहर खा के, तो इसकी पहचान दोस्तों आपकी यकृत से ही होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपका इनसे पूछा गया था, ये जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आवृत बीजे से क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो हमने इसको लिख रखा है। अगर पादप की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपुष्पोभिद होता है, एक पुष्पोभिद। अपुष्पोभिद का मतलब होता है जो जिसमें पुष्प ना हो, ठीक है। जैसे थेलोफाइटा हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा तो आप जानते हो, जैसे शैवाल होते हैं तो इनमें कहाँ फूल होते हैं, कवक होते हैं। फंजाई जो होते हैं, जैसे दाँत खाज खुजली जो रोग नहीं हो जाता है, कवक से ही होता है। जीवाणु हो गए आपके, जीवाणु जो लिवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी, एन बर्न ने इसका नाम दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा। शैवाल तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। शैवाल और जीवाणु के बीच के सहजीवी संबंध जो बनाता है आपका, इसको आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपके नग्नबीजी जो आपके पुष्पों जिनमें पुष्प होता है दोस्तों, नग्नबीजी होता है, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। जो आवृत बीजी होता है जिसमें बीज पाया जाता है, नग्न बीजी में बीज नहीं पाया जाता है। जिस एक बीजपत्री होता है, 2 प्रकार, ये आवृत बीजी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्र का मतलब जिसमें एक बीज पाया जाए, जैसे गेहूँ। एक बीज का मतलब ये हुआ कि मतलब जिसमें एक बीज पत्र हो, जैसे कि गेहूँ होता है, गेहूँ में मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, एक ही बीज पत्र होता है। और सरसों में दोस्तों आपका मूली होता है, जैसे मूली हो गया, जितने दलहन होते हैं द्विबीज पत्र। जैसे आपका आप चना को देख सकते हो, चना को जब आप तोड़ोगे तो 2 फड़ बन जाता है, अलग अलग 2 हो जाते हैं, तो वो 2 बीज पत्र, 2 मतलब बीज पत्र उसमें बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद विषाणु जीवाणु से हमेशा देखिए साइंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका इसकी ट्रिक आप याद कर लें, हम पहले भी बता चुके लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरी कैट एमपी की है, ये ट्रिक है। तो एम से हो गया आपका दोस्तों मम्स हो गया, गलसुआ जिसे कहा जाता है। ई से हो गया इंसेफ्लाइटिस, और आर से हो गया रेबीज, और आई से हो गया इन्फ्लुएंजा। सी से हो गया चेचक, यानी जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। ए से हो गया एड्स, और टी से हो गया ट्रिकोमा, ठीक है। और एम से हो गया मिसेल्स, खसरा जिसे कहा जाता है। और पी से हो गया पोलियो, और ये साइलेंट रहेगा कि। और एच से हो गया हार्पिच, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा लिख लें ताकि आपको इससे फ़ायदा मिले। जीवाणु से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो आपका ट्रिक है, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, ठीक है। ये बढ़िया आप याद रहेगा आप, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया है। तो टी से हो गया टिटनेस, और कु से हो गया कुष्ठरोग, सी से हो गया सिफिलिस, डी से हो गया डिप्थीरिया, में से हो गया मेनिनजाइटिस, और आपका बा से हो गया बाटुलिज्म, जो जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो वो होता है आपका रक्त विषाक्तता जैसे हो जाती है ना, सॉरी फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, फूड पॉइजनिंग,
ठीक है, यानी खाना विषाक्तता। एच से हाई से हो गया हैजा, और पा से हो गया प्लेग, और टी से हो गया टाइफाइड, जो अब दूषित पानी जल से जो हो जाता है ना टाइफाइड, और आपका होता है फिर का से काली खांसी। तो ये आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं, आपको पता होगा। और विषाणु की खोज आपकी इवान विस्की ने की थी, जीवाणु की लिवेन हॉक ने किया था, ये भी आपको याद रखना। इसके पश्चात दोस्तों आपके साइंस में दर्पण लेंस से देखिए हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, जिसमें छोटा चित्र बनता है, उत्तल अवतल में बड़ा बनता है, तो ये आपको याद रखना। लेंस भी उल्टा जस्ट होता है इनका दर्पण का, तो अब ये याद कर लीजिए। समतल दर्पण के बारे में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएसटी में पित्रा दुरा क्या है, इससे क्वेश्चन, और ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था जो मंडल होती है ना, वायुमंडल की परत होती हैं, ठीक है, तो उनके दोस्तों उनको क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। हम इसके बारे में ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो आपकी वायुमंडल होती नीचे क्षोभ मंडल हो जाएगी, क्षोभ मंडल हो जाएगी, फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर इसके बाद आपकी हो जाएगी वायुमंडल, फिर लास्ट में बहिर्मंडल आता है। तो इसके बारे में बता चुके हैं, कौन किस में पाया जाता है ये भी बता चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं टाइम अगर बचता है तो आपको बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पितादुरा जो पूछा गया था ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। कीमती पत्थरों से बने फूलों की डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना है। पर चिनकारी इसको कहा जाता है दोस्तों। ये अत्यधिक पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों के जड़ने की एक तकनीकी होती है। दोस्तों आपको पता होगा शाहजहाँ के जो मयूर सिंहासन था जिसे बेबादल खान ने बनाया था मतलब शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसके पीछे, इस मयूर सिंहासन के पीछे पिटाडुरा जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक देवता जो यूनानी एक पौराणिक देवता थे, यूनानी थे ये, आर्फिसियस, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आर्फिसियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। कैसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था, पिटादुरा, ठीक है ना। ये मयूर सिंहासन जो बना था आपका शाहजहाँ का, लास्ट जो मोहम्मद शाह बैठे थे इसमें, ठीक है, नादिर शाह ने जब 1739 में यहाँ आक्रमण किया था, तो आपका मयूर सिंहासन को यहाँ से ले गया था, आपको पता होगा, ठीक है। मोहम्मद शाह लास्ट इसमें बैठे थे। बेबादल खान ने इसकी कलाकारी की थी, इसको बनाया था। इसके बाद क्वेश्चन आपका गुप्त वंश से पूछा गया था, इसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, आपको पता है। श्री गुप्त और गुप्त संवत दोस्तों आपकी ये जो चंद्रगुप्त थे ना, 319 में गुप्त या 320 में दोस्तों गुप्त संवत स्टार्ट होती है, चंद्रगुप्त ने इसको प्रारंभ किया था, आपको याद है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। महाधिराज की उपाधि दोस्तों आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने ब्याह किया था, ये भी आपको याद रखना है। इनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, ये भी आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त। दोस्तों बीड़ा, इन्हें जिसे कविराज भी कहा जाता है, इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया था। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर्यावर्त और जो है आपके दक्षिणावर्त के राजाओं को इन्होंने, आर्यावर्त के 9 राजाओं को, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इन्होंने हराया था, ये भी आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त। और इसके बाद इनके समुद्रगुप्त के बाद जो फेमस राजा हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, आपको पता होगा, जिन्होंने शकों को हरा करके चांदी की मुद्राएं प्रारंभ की थी। स्कंदगुप्त जिस जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है, स्कंदगुप्त हुणों को हराए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुमारगुप्त जिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी की भाषा पूछी गई थी, तो इन्होंने उपदेश दिया था प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमगधी कहा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्या बताना, जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे, और पहले वाले आपको पता होगा, ठीक है, ऋषभदेव थे। भाषा के आधार पर गठित राज्य, यानी राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि गठित राज्य कौन सा है, तो आपको हम शायद भाषा के आधार पर ही पूछा गया था। तो 1953 में मांचू की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों इसका राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। इसमें बहुत सारा आंदोलन हुआ था, बहुत 1-2 लोग मरे भी थे, तो वो आपको याद रखना है। तब तक कन्नूल राजधानी थी उस समय आंध्र प्रदेश की, तो ये भी आपको याद रखना। पलवार दोस्तों क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मल्च होता है, इसे माल्चिंग कहते हैं ना, मल्चिंग होता है दोस्तों, जो आपका
पेड़ों में जो खरपतवार से बचाने के लिए पेड़ों में एक तरह का मतलब जो है लिखा हुआ प्लास्टिक की एक फिल्म होती है जो खरपतवार को फसलों से बचाने के लिए यूज की जाती है। पेड़ों की ज़मीन को चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। ये आपका पलवार, जिसे मल्च भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका इसने चंदेल शासक, आपको पता है ना, खजुराहों के मंदिर का निर्माण, जो खजुराहे गुफाएं हैं ना मध्य प्रदेश में छतरपुर में दोस्तों, तो वहाँ चंदेल शासकों ने उसका निर्माण करवाया था। तो आपके धंगदेव चंदेल थे दोस्तों, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये शिव भगवान शिव से संबंधित हैं। और खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर में सबसे विशाल मंदिर आपका कंदरिया महादेव मंदिर ही है, ये भी आपको याद रखना है। ये धंगदेव ने 999 ईस्वी में इसको बनवाया था। खजुराहो मंदिर में सबसे विशाल है। खजुराहो मंदिर छतरपुर में, आपको बता दें, हिंदुओं में शिव और वैष्णव, ठीक है ना, धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से भी संबंधित थे। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों आपका जिननाथ मंदिर है। वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर आपका रामचंद्र मंदिर है। और शैव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है आपका कंदरिया महादेव, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब ये आपका कंदरिया से पूछा गया था, उससे संबंधित हम तथ्य बता देते हैं ताकि जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बसोहली क्या है, इससे भी क्वेश्चन बना है। तो बसोहली दोस्तों हिंदू मुगल पहाड़ियों शैलियों का एक समन्वय है। ये एक चित्रकला है बसोहली, ये भी आप याद रखें। जम्मू कश्मीर में, अगर स्थान की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बसोहली क्या, इससे पूछा गया था, तो ये चित्रकला है, ये याद रखना है। थी भानुदत्त, शिव थी भानुदत्त की एक पुस्तक है इससे संबंधित, रसमंजरी, जो फेमस है। ये आप याद कर लीजिए। लाल, पीले और जो मतलब जो है जल कलर होते हैं दोस्तों, इसमें प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको याद क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी कैसी थी। उसमें शायद गलत ऑप्शन कुछ चूज करना था। तो उस जल निकासी दोस्तों क्या थी कि मतलब जो है उसमें जल को, जो नालियाँ होती थी, ठीक है ना, जो नालियाँ उसको ढक दिया जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नालियों को मतलब जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पर। और जो आपके चौराहे चारों तरफ से काटते थे, एक ऐसी तरह की व्यवस्था बनती थी, ठीक है, नालियाँ जाके चौराहे में मिलती थी, ऐसा कुछ था। तो ये धौलावीरा में जल निकासी की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, ये भी आप याद रखना। तवा मत्स्य संघ से क्वेश्चन पूछा गया था। मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ होता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से पूछा गया था। तवा जो एक नदी है मध्य प्रदेश में ना, उससे संबंधित है ये दोस्तों। तवा मत्स्य संघ कहाँ पर है, ऐसा पूछा गया था, तो ये मध्य प्रदेश में है। इससे संबंधित तथ्य ये है कि मछुआरों की सहकारी समिति का संघ होता है ये। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वनों के से विस्थापित, ठीक है, निवासियों के अधिकारों की लड़ाई है। वहाँ यहाँ जो रहते थे लोग, तो उनको विस्थापित कर दिया गया था, तो मछुआरे होते थे, ठीक है। तवा नदी है ना आपको मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है, ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी जो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो एस्चुरी बनाती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती और भ्रंश घाटी से बहती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी बनाती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्थानीय सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इनका काम क्या होता है, जैसे एक मेला लगवाना, उससे संबंधित प्रबंध करवाना, ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब आंसर था। ग्रहों संबंधित डेली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम बता चुके हैं बहुत बार, आप याद कर लीजिएगा। संधि पूछी गई थी आपकी, मेघालय की संधि क्या है, तो दीर्घ संधि आपको पता है, मेघधन आलय, ठीक है ना, मेघधन आलय, तो मेघालय हो गया। तो दीर्घ संधि हो गए। और दीर्घ में क्या होता है आपको पता, आ मिल करके बड़ा बनाते हैं, यानी इसमें बड़ा बनता है, ये भी आपको याद रखना। गुण संधि की अगर बात करें तो गुण संधि में ए ऊपर जो है होगा, ए की मात्रा हमेशा ऊपर एक झंडी होगी, और वृद्धि संधि में ऊपर दो झंडियाँ होंगी, ये भी आपको याद रखना है। और अयादि और यंड संधि की बात करें तो हमेशा कटअक्षर होगा, या में या वा में, ठीक है। जैसे कि अगर प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक या में देखिए कटअक्षर है ना, तो ये प्रतिधन एक हो जाएगा, तो ये आपका यंड संधि हो जाएगी, हमेशा इसमें कटअक्षर होता है या और वा में। और अयादि संधि की बात करें तो हमेशा इसमें जो है पहले मात्रा में ए की मात्रा लगी होती है, जिससे नयन।
नयन होगा। इसके बाद देखिए जब ने धन अन हो जाएगा तो नयन हो जाएगा, ठीक है। यानी ए और आ से मिल करके हमेशा यह बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये संधि हम बता चुके हैं बहुत। अब एक हमने ट्रिक भी बताई है, आप जा करके देख सकते हो, हमारे चैनल वीडियो अपलोड है। सतत व्यापक मूल्यांकन से आज फिर प्रश्न पूछा गया है, डेली प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने सोचा आपको बता दें। हाँ, और इस एसटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हमने बताया ना क्षोभ मंडल और दीर्घ, ये जो आपका समताप मंडल, इनका क्रम पूछा था नीचे से, तो हमने बताया ना इनका क्रम क्या होता है। पहले आएगा क्षोभ मंडल जिसमें सब प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल आएगा जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। फिर इसके बाद मध्य मंडल आएगा जिसमें उल्का पिंड होते हैं। इस कुछ सुबह ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और लास्ट इसके बाद वायुमंडल आएगा, ठीक है, जो इसे आयन मंडल भी कहा जाता है, रेडियो संचार के लिए जो प्रसिद्ध है, और जिसमें संचार उपग्रह। इसके बाद बहिर्मंडल आएगा जिसमें अरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलियालिस घटनाएं बहिर्मंडल में घटती हैं। तो ये क्रम होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्तों, आपकी RTE प्रारंभ शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक लागू हुआ था ना 2009 में। तो ये आपका 46वां संविधान संशोधन में हुआ 2002 में दोस्तों। शिक्षा का अधिकार मतलब को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। आपको पता होगा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया। 21 आपको पता है ना, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, प्रदूषित रहित हवा का अधिकार, ये सब सारी चीज़ें आपके जीवन के अधिकार में सम्मिलित हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों सतत व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करें तो ये एक तरह का आकलन है दोस्तों, जो बच्चों के लिए किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन का आशय सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अवलोकन करना, आवश्यकता अनुसार फीडबैक एवं मार्गदर्शन प्रदान करने से संबंधित है दोस्तों। इसको इंग्लिश में कहते हैं CCE, ठीक है ना। यानी आपका हो गया C से कंटिन्यूअस, और C से कम्प्रिहेंसिव, और E से हो गया, ठीक है ना, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूट। तो इससे अगर देखो आप, तो अब पहली सी से अगर आप सतत की बात करते हो, कंटिन्यूअस की बात करते हो, दूसरे व्यापक की बात करते हो, तो ये कम्प्रिहेंशन होता है, कम्प्रिहेंसिव। तो दोस्तों आपके सतत में आपका अधिगम आ जाएगा, और रचनात्मक आ जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ये जो मूल्यांकन होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, योगात्मक, रचनात्मक, ये भी आपका याद रखना है। और इसके बाद व्यापक में दोस्तों आपका स्कोलास्टिक, आपको जिसको शैक्षिक कहा जाता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, ये 2 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब इनके अंतर्गत क्या मूल्यांकन किया जाता है आपको बताते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये फॉर्मेटिव, ये जब अधिगम हो रहा होता है उस दौरान होता है। जैसे कि हम कह सकते हो कि बच्चा जब बीच में क्लास में होता है ना, उसी दौरान होता है, यानी मतलब पढ़ रहा होता है, उसी समय मूल्यांकन मतलब किया जाता है। लास्ट जब परीक्षा जब हो जाती है, ठीक है, परीक्षा के बाद का जो मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन है दोस्तों। ये भी आपको हम एक एग्जाम्पल दें, जैसे हम सब्जी पका रहे हैं, सब्जी पक रही होती है, उसी से हमें चेक करते हैं उसको कि ऐसा नमक कैसा है, तो वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होगा। लेकिन सब्जी बनने के बाद जब हम खाते हैं तो वो हो गया है दोस्तों आपका योगात्मक मूल्यांकन। ये एक ट्रिक है, मतलब एक हम एग्जाम्पल दिए दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी जो अधिगम होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए आकलन जो होता है, या मूल्यांकन कह सकते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग दोस्तों। ये जब हम उस दौरान होता है जब बच्चा, ठीक है ना, अधिगम कर रहा होता है, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन उस समय होता है। ये मात्रात्मक होता है, यानी इसमें फीडबैक दिया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों, ये अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का यानी मतलब जब बच्चा पढ़ चुका, सत्र समाप्त हो जाता, उस समय होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये गुणात्मक होता है, इस समय मतलब गुण की यानी बच्चे की क्वालिटी की चेकिंग की जाती है, ठीक है। और इसका कोई उद्देश्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के अंतर्गत रचनात्मक के अंतर्गत दोस्तों आपके अधिगम के रूप में आकलन जो होता है, ये स्व आकलन जिसे कहते हैं दोस्तों। अधिगम के रूप में आकलन मतलब स्वयं का जब आकलन, समूह और क्रियाकलाप, ये आपका अधिगम के रूप में आकलन हो जाएगा। यानी स्वयं का आकलन जब करते हैं वो आपका हो जाएगा अधिगम के रूप में आकलन। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके बाद कम्प्रिहेंसिव की बात करें, व्यापक की बात करें, तो इसमें शैक्षिक में दोस्तों जो पाठ संबंधी चीज़ें होती हैं, स्कूल संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे विषय सब हो जाएगी आपकी FA और SA, आपका यही हो जाएगा
जिसमें आपके रचनात्मक और योगात्मक दोनों चीज़ें शामिल होंगी, विषय हो जाएगा। और शैक्षिक में दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों में नैतिकता विकसित की जाती है, जैसे कि मूल्य, कला, कार्य, जीवन कौशल और खेल, अभिवृत्ति, पाठचर्या, गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ आपका शैक्षिक मूल्यांकन में किया जाता है। बच्चों के जीवन से इसको जोड़ करके मूल्यांकन किया जाता है। ये पाठों का मूल्यांकन है, आपको पता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी विशेषता अगर देखें, जो इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ स्कूल आधारित मूल्यांकन है। इसमें छात्र संबंधी सभी पहलू शामिल किए जाते हैं। यह निरंतर और मूल्यांकन की नियमितता को प्रोत्साहित करती है। इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह आवश्यक सुधार के लिए सीखने के तरीकों को रिकॉर्ड किया जाता है। सुधार के लिए होती है, आपको पता है, मूल्यांकन सुधार के लिए आकलन किया जाता है। इसके पश्चात ये नैदानिक यानी लास्ट में जो मूल्यांकन किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन साधन के मूल्यांकन को अभिन्न अंग बनाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका क्वेश्चन ज्वार भाटा से पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दोनों एक सीध रेखा पर होते हैं तो कैसा ज्वार बनता है। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीध रेखा पर होते हैं तो क्या बनता है, तो दीर्घ ज्वार उस समय बनता है। ये हम बता चुके हैं आपको कई बार, ठीक है। कल भी ये क्वेश्चन बताया गया था, जो आपके एग्जाम में देखिए हम बताते हैं, जो ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दीर्घ ज्वार कब हो, इसमें क्या होता है दोस्तों कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पर होते हैं अमावस्या पूर्णिमा के दौरान, जिसे सिजकी कहा जाता है। इस समय दीर्घ ज्वार आता है दोस्तों। और आपको पता होगा चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा और सूर्य का, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो ज्वार भाटा आते हैं। आपको पता होगा 11 के अनुपाते 5, यानी चंद्रमा का अनुपात 11 होता है और सूर्य का 5 लगता है। अगर ज्वार भाटा की बात करें तो ये दिन में, ठीक है ना, 2 बार आते हैं। प्रतिदिन दोस्तों 12 घंटे 26 मिनट में आपका ज्वार आता है, ये आपको याद रखना है। 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार आता है। और ज्वार के बाद दोस्तों 6 घंटा 13 मिनट में आपको भाटा आता है। ये प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल, दूसरी बार आपको पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण आते हैं। इंग्लैंड के, ठीक है, दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार 4 बार आता है, ज्वार भाटा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों निम्न ज्वार तब होता है जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के समय ये ऐसा होता है। सबसे बड़ा ज्वार भाटा आपका फंडी की खाड़ी में आता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आज फिर मानचित्र से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मानचित्र के बारे में कल हमने बता दिया, कल का आप वीडियो देख सकते हो जा करके। मानचित्र आपकी मापनी के आधार पर, ठीक है, जैसे बड़ी मापनी हो गई और छोटी मापनी हो गई, तो जो आपका बड़ी मापनी में आएंगे भू संपत्ति वाले रिकॉर्ड होंगे इस मानचित्र पर। स्थलाकृत मानचित्र, छोटी वाले में दोस्तों आपके दीवारी मानचित्र वाला और एटलस मानचित्र आते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपके उद्देश्य के आधार पर भी मानचित्र होते हैं, उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर। तो ये प्राकृतिक, भौतिक होते हैं, मानवीय, संस्कृति होते हैं, इनके अंतर्गत आप देख सकते हो। ये थीमेटिकल भी होते हैं, इसमें राजनीतिक भी होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक, ये है। इसको कल हम बता दें, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कल के एनालिसिस का फिर आपको मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, टॉपिक लेकर के, और ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।